नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू मेन मार्केट फॉर्म पार्ट 2। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एकाधिकारी या मोनोपोली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एकाधिकारी एक ऐसे विक्रेता को कहते हैं जो कि एक ऐसी वस्तु को बेचता है जिसकी कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। प्यारे बच्चों, एकाधिकारी के उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हैं। एकाधिकारी के बारे में हम आज बहुत डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि ये जो है आपके बहुत ही काम आने वाला है। एकाधिकारी एक ऐसा विक्रेता है, जरा मैं इसको स्लाइड को सेट कर लूं ताकि आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकें। बाजार की एक ऐसी अवस्था जिसमें एकमात्र विक्रेता है और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, सिंगल सेलर मेनी बायर। अब ऐसी स्थिति में वो ऐसी वस्तु को बेच रहा है जो कि प्रतिस्थापनहीन है। It has no close substitutes, cannot be replaced by any other commodity available in the market. प्यारे बच्चों, ये विशेषता ही इसको काल्पनिक बनाती है। मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी आपको कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ लोगों ने इसका एग्जाम्पल के रूप में यूज किया है। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे को एकाधिकार है इंडिया में। अगर हम DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिफेंस प्रोडक्ट तोप वगैरह यही बनाती है, एकाधिकार है। NPCL जो है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, कोई और उत्पादन नहीं कर सकता, एकाधिकार है। HAL हेलीकॉप्टर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सब यही बनाती है। कोई इसका मतलब इनको इस देश में एकाधिकार है इन वस्तुओं के उत्पादन में, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एकाधिकारी उत्पन्न कैसे होता है, तो सबसे बड़ा कारण तो यह है, आपने अभी देखा होगा रिसेंट समय में कुछ बैंकों को मिलाकर एक बैंक में कर दिया गया तो बड़ा बैंक हो गया। मर्जर एंड अमालगमेशन कहते हैं, जब दो या अधिक बड़े बड़े कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, एक बन जाती है, उससे भी एकाधिकारी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण है लेजिस्लेटिव बिल द्वारा। लेजिस्लेटिव बिल लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया और लाइसेंस सेट कर दिया गया कि इस चीज का उत्पादन खाली ये कर सकते हैं, एकाधिकार है। रेलवे वगैरह का इसी तरीके से निर्माण हुआ है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कुछ सिचुएशनल एडवांटेज होता है। अभी कुछ समय पहले तक भारत को माइका के प्रोडक्शन में एकाधिकार था, धीरे धीरे प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध हो गई, उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, पेटेंट राइट से भी एकाधिकार उत्पन्न होता है। जब आप कोई चीज नई आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं या इनोवेशन करते हैं, अभी कोविड-19 में अगर वैक्सीन तैयार हो जाए, टीका तैयार हो जाए, तो जो देश उसको तैयार करेगा उसका उस पर एकाधिकार होगा। तो ऐसे केस में एकाधिकारी उत्पन्न होता है या तो मर्जर और अमालगमेशन से, लेजिस्लेटिव बिल से, सिचुएशनल एडवांटेजेस से या पेटेंट राइट से। प्यारे बच्चों, एकाधिकारी की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, सिंगल सेलर है, इसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बाजार में उपलब्ध नहीं है, कोई नई फर्में एंट्री नहीं कर सकती। प्राइस डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये डिबेटेबल है। प्राइस, हालांकि तुम एकाधिकारी हो लेकिन फिर भी कीमत निर्धारित करने से पहले कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को, कंज्यूमर की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ेगा या नहीं, मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ेगा या नहीं, ये भी एकाधिकार के अंदर ही आता है। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की संभावना, क्योंकि एकाधिकारी है, अगर किसी लोकेलिटी में एक ही डॉक्टर है तो सेम बीमारी के लिए वो अलग अलग बीमार से, अमीर से ज्यादा पैसा ले सकता है, गरीब से कम ले सकता है, उसका एकाधिकार है।
दीर्घकाल में प्यारे बच्चों इसको असामान्य लाभ ही मिलेगा, क्योंकि कोई एंट्री कर नहीं सकता। अगर अल्पकाल में हानि है या सामान्य लाभ है तो छोड़कर चला जाएगा, लेकिन दीर्घकाल में अगर अल्पकाल में फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट उसका लॉन्ग रन में भी कंटिन्यू रहेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता होती है, विक्रय लागतों की जरूरत होती है। मैंने विक्रय लागतों को पिछले स्लाइड में बताया था। प्रचार माध्यमों पर किया गया व्यय, पैकेजिंग पे किया गया व्यय, ट्रांसपोर्टेशन पर किया गया व्यय। सेलिंग कॉस्ट आर इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके अतिरिक्त होती हैं। इसके अलावा क्योंकि एक ही फर्म है, तो अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसी के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, बल्कि इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है। अब प्रश्न ये आता है प्यारे बच्चों कि क्या, बेशक तो एकाधिकारी है, एक ही सेलर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो क्या एकाधिकारी प्राइस अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितनी फिक्स कर दे? ये संभव है? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइस फिक्स करता है अगर वो ऐसी वस्तु की जो कि नॉन एसेंशियल है, और हायर प्राइस फिक्स कर देगा तो लॉस हो जाएगा। इलास्टिक डिमांड वाली वस्तुएं तो लॉस हो जाएगा। इसलिए प्राइस फिक्स करने से पहले उसको देखना पड़ेगा। एक और बात है, अगर वो अपने बाजार का आकार बढ़ाना चाहता है, नए कस्टमर्स को लाना चाहता है ताकि उसका दायरा बढ़े, ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े, तो उसको कीमत को कम करना पड़ेगा। कीमत निर्धारित करते समय इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका ये भी मतलब है कि मांग के नियम को भी उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। और मांग का नियम क्या है? कंज्यूमर तो तभी खरीदेगा, नया कंज्यूमर तभी आएगा जब आप कीमत को डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एकाधिकारी का मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि अगर उसको कस्टमर्स बढ़ाने हैं, क्वांटिटी सेल बढ़ानी है, तो उसको कीमत को कम करना पड़ेगा। और ऐसा अगर वो करता है तो टी आर, प्राइस इंटू क्वांटिटी निकालना है, ए आर टी आर बाई क्यू निकालना है, और एम आर टी आर में से टी आर एन में से टी आर एन माइनस वन को ऊपर वाले को घटा देना है। यानी 9 में से 0 गया 9 आ गया, 16 में से 9 गया 7 आ गया, ये देखिए 7 आ गया, और ये 21 में से 16 गया तो 5 आ गया। इस तरीके से आप देखिए। और जब हम क्वांटिटी और ए आर को बनाते हैं तो हम हरे रंग की लाइन पाते हैं जो इस डायग्राम में है, और अगर हम क्वांटिटी और एम आर बनाते हैं तो नीले रंग की लाइन पाते हैं। आप देखेंगे कि एम आर जो है 2 2 से कम हो रहा है। देखिए इसके अंदर एम आर 9 से 7 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ। ए आर 1 1 से कम हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज इन एम आर इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज इन ए आर। एम आर में बदलने की, कम होने की प्रवृत्ति ए आर की तुलना में डबल है। इसीलिए ए आर वक्र जो है आप देखेंगे एम आर वक्र के को बाइसेक्ट करता हुआ नीचे की ओर जाता है। ए आर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सॉरी एम आर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए आर जो है वो गिरता तो जाएगा लेकिन नेगेटिव या जीरो नहीं होगा। अल्पकाल में मोनोपोली को असामान्य लाभ भी मिल सकता है, हानि भी मिल सकती है, और सामान्य लाभ भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा उसकी कीमत और वस्तु की मांग की लोच दोनों पर। उसका लागत का ढांचा कैसा है और वस्तु की मांग की लोच कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा। प्यारे बच्चों, हमने हरे रंग की जो लाइन बनाई है ये ए आर कर्व बनाया है, और नीले रंग की लाइन जो ये बनी है ये एम आर कर्व है। एसी और एमसी हमने ट्रेडिशनल लिया है, यू आकार के हैं। जहां एमसी ने एम आर को काटा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें प्राइस मिलेगा, नीचे जाएंगे तो क्वांटिटी मिलेगा। आप देखते हैं कि इसमें औसत जो लागत, ये औसत लागत वक्र है वो एम बिंदु पर टच कर रहा है, तो एम एन जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट। और टोटल प्रॉफिट, ये हरे रंग की जो एरिया है ये सारा टोटल प्रॉफिट का इंडिकेटर है। संतुलन बिंदु पर इसका टी आर टी सी से ज्यादा, इसलिए असामान्य लाभ मिल रहा है। प्यारे बच्चों, ये देखिए संतुलन बिंदु जहां एम आर एम सी ने इंटरसेक्ट किया, इसके ऊपर हम गए तो हमें प्राइस और एसी दोनों यहाँ पे समान मिल रही है। इसलिए इस मोनोपोली को न लाभ हो रहा न हानि हो रही है, क्योंकि इसका संतुलन बिंदु पर ए आर एम आर के बराबर है। अगर हम तीसरा केस देखते हैं मोनोपोली का, तो यहाँ हम देखते हैं कि एमसी इसको ई बिंदु पर काट रहा है। इसके ऊपर जाएंगे तो हमें कीमत, हरे रंग वाली रेखा कीमत बताएगी, और नीले ऊपर जाएंगे तो ये जो एसी कर्व है बताएगा औसत लागत क्या है।
आप देखिए इसमें औसत लागत QM है और औसत आगम इसका NQ है। तो ये जो MN के बराबर है, ये इसे लॉस हो रहा है। लाल रंग की पार्ट जो है ये लॉस का है। तो अल्पकाल में एक अधिकारी को सामान्य लाभ मिल सकता है, हानि मिल सकती है और फायदा भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा उसका लागत वक्र कैसा है, ये डिपेंड करेगा उसके मांग की लोच कैसी है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा? दीर्घकाल में एकाधिकारी को असामान्य लाभ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर अल्पकाल में उससे हानि हो रही है तो छोड़ के चला जाएगा, सामान्य लाभ मिल रहा है तो भी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर अल्पकाल में उसका फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, असामान्य लाभ मिल रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा दीर्घकाल में भी, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, कोई नई एंट्री फर्म नहीं आनी है। दिए गए रेखा चित्र में आप देखेंगे ई बिंदु पर संतुलन है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये प्राइस बता रहा है और ये एम बता रहा है एवरेज कॉस्ट कितनी है। तो ये जो एरिया है हरे रंग का, ये असामान्य लाभ को बता रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ एल का मतलब है कि लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन AC, लॉन्ग रन MC और ये लॉन्ग रन AR, लॉन्ग रन MR। तो असामान्य लाभ ही एक अधिकारी को मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम फिर अगली स्लाइड में आपके को इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता कंपैरिजन करते हुए पाएंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद। थैंक यू।